हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन की। 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम नाम से अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। राज्यसभा में सदन के नए नेता नियुक्त किए गए जेपी नड्डा। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा बताया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बताया था। और शाम को जब मैंने ओम बिरला पर वीडियो आपको दी लोकसभा के अध्यक्ष पर, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किए गए हैं राहुल गांधी, यानी विपक्ष के नेता बने हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज थे कि राहुल गांधी कैसे विपक्ष के नेता हो गए, जब सुबह वाली वीडियो में आपने मल्लिकार्जुन खड़गे बताया। तो ध्यान रहे वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यहाँ पर राज्यसभा में बात किया गया था कल। ठीक है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ठीक, चलिए कल की वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जो शाम को अपलोड हुई है। किस राज्य में भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो झारखंड में शुरू किया गया। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नाम की पुस्तक का विमोचन किया। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव पारित किया। और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है। भारत के सबसे बड़े सामान्य बीमाकर्ता न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। और भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिविजन। इस वीडियो की अगर आपको क्विज चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो वो आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइए, फ्री क्विज सेक्शन में जाइए, डेली वीकली मंथली सारी प्रकार के क्विज पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगे। आप हमारी ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक ले सकते हो, वीडियो कोर्स लेना चाहते हो वो भी देख सकते हो। अगला देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कल पूरे दिन यही चर्चा का विषय रहा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए ओम बिरला जी। दोस्तों लोकसभा में एक विशेष सत्र चल रहा है। देखो 3 सत्र तो होता है लोकसभा में, लेकिन कभी कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है जब कोई विशेष रहता है मकसद तब। अब चूंकि नई लोकसभा बन करके आई हुई है तो ऐसे में ना बजट का काल चल रहा है, बजट सत्र, ना मानसून सत्र, ना शीतकालीन सत्र। तो ऐसे में एक विशेष सत्र बुलाया गया जिससे सभी जो सदस्य निर्वाचित आए हैं उनको अध्यक्ष उनको पद की शपथ दिलाई जा सके, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जा सके, वगैरह वगैरह। ये सब प्रोसेस हो जाएगा। तो 10 दिनों के इस विशेष सत्र का समापन होने के बाद अगला जब बजट सत्र होगा तब फिर लोकसभा का सत्र शुरू होगा। तो मतलब मात्र 10 दिनों के लिए एक विशेष सत्र चल रही है अभी लोकसभा में। ठीक है, अब इसमें पहले भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। फिर 24 और 25 जून को जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य थे उनको प्रोटेम स्पीकर ने सदस्यता दिलाई, मतलब कि कहीं एक प्रकार से शपथ दिलाई। उसके बाद कल जो हुआ 26 जून को ओम बिरला जी को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 18वीं लोकसभा है ये और इसके अध्यक्ष ओम बिरला जी होंगे। एक बार फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है। ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। राजस्थान के कोटा से ये सांसद हैं और लगातार तीसरी बार सांसद बने हुए हैं और इनको लोकसभा में स्पीकर चुना गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। ये साधारण बहुमत से हो जाता है, लेकिन कभी कभी राय नहीं बनती है तो चुनाव भी कराना पड़ता है। अब तक के इतिहास में 3 बार चुनाव हुए थे, इस बार चौथी बार ऐसा था जब चुनाव होना था। लास्ट टाइम पर लेकिन क्या हुआ कि जो के सुरेश जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उसके बाद ध्वनिमत से इनको ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। बाकी और ज्यादा डिटेल के लिए कल की ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता पहली बार बने हुए हैं तो इनको कौन कौन सी पावर मिल रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई विपक्ष का नेता नहीं था।
तो इस बार विपक्ष के नेता बने हैं, तो इनको कौन कौन सी पावर मिली है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब से जितने भी बड़े बड़े पदों की नियुक्तियां होंगी, जो भी कमेटी बनेंगी, उनमें विपक्ष का नेता शामिल होगा। उसी बेंच पर बैठेगा जिस बेंच पर प्रधानमंत्री बैठेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पद है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ और नियुक्तियों की बात करते हैं, जिनमें ये ऊपर की दो नियुक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक भर्तृहरि महताब का नाम याद रखना, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। और ओम बिरला का नाम याद रखना, 18वीं लोकसभा के एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में सदन के नेता ये होंगे। लोकसभा में सदन का नेता जो होता है वो अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही सदन का नेता होता है। तो बहुमत दल का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सदन के नेता भी वही होंगे। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ठीक, अतुल कुमार चौधरी ये ट्राई के नए सचिव हैं। सुरामा पाढ़ी ये ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष बनी है। राजीव अग्रवाल पेटीएम के गैर कार्यकारी निदेशक। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ। अजीत डोभाल एनएसए फिर से नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आपको पता होगा 41 गेंदों में इन्होंने 92 रन की पारी खेली और इस पारी में इन्होंने 8 छक्के लगाए और इसके साथ ही इनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड बन गया सबसे तेज 200 छक्के लगाने का। तो 200 छक्के ये कंप्लीट कर चुके हैं T20 में, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अच्छा, इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल जो सेकंड पोजीशन पर है न्यूजीलैंड के, वो मात्र 173 छक्के लगाए हैं अभी तक। सोचो कितना ज़्यादा गैप है, लगभग 30 का तो पूरा गैप है अभी। और अभी देखो, अभी ऑस्ट्रेलिया के बाद तो अभी आज इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल होना है, उसके बाद फाइनल भी होना है, 2 मैच अभी और है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के भी पूरा कर लिए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई, टेस्ट और T20 सब जुड़ जाता है। आगे भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अगले उप सेना प्रमुख कौन बनाए गए? तो जैसा कि आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये अभी तक उप सेना प्रमुख थे, लेकिन अभी 30 जून को जब मनोज पांडे जी रिटायर होंगे तब उनके बाद ये बन जाएंगे भारत के सेना के प्रमुख। तो फिर उप सेना प्रमुख वाला पद खाली हो जाएगा। तो ऐसे में अगले उप सेना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। NS राजा सुब्रमणि जी ये नए लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त होंगे। तो कब नियुक्त होंगे? जब उपेंद्र द्विवेदी जी ये भारतीय सेना के अध्यक्ष बन जाएंगे और ये 30 जून के बाद होगा, क्योंकि 30 जून को जनरल मनोज पांडे जी रिटायर हो रहे हैं। क्लियर है? एक और याद रखना बात, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। तो नौसेना के नए अध्यक्ष हो गए और थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के नए अध्यक्ष हो गए। वायुसेना वाले भी अभी वही हैं, विवेक राम चौधरी जी, और बाकी ये 2 के सेनाओं के अभी चेंज हुए हैं, नाम याद रखना। वैसे भारतीय सेना के उप प्रमुख को 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल का भी पद से कहा जाता है, नवाजा जाता है। अच्छा साथियों, टेक्स्ट बुक का भी पावर प्ले सेल स्टार्ट हो चुका है और ये मंथ एंड सेल है 27 तारीख से 30 जून के बीच में। आपको पता होगा अभी बीच में प्राइस जो है ये 539 के आसपास हो गया था, लेकिन ये मात्र 3 दिनों के लिए 27 से 30 जून के लिए 351 रुपए में किया गया है। इसमें अगर आप MJT कूपन कोड यूज करते हो तो 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पास प्रो ईयरली का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अभी बेहतरीन मौका है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है और जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे 539 या 450 के ऊपर हो जाएंगे तब आपको पछतावा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं हमको कि सर अब अगला सेल कब आएगा। तो देखो ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता होता है अभी, लेकिन चल रहा है ये 27 से 30 जून तक। इसका आप फायदा उठाइए, MJT कूपन कोड यूज कीजिए। इंडिया के सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रूफ में फायदा ये है कि आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस, लाइव मॉक टेस्ट सब आप यहाँ पर दे सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक जरूर कीजिए। अगला, जून 2024 में किस मंत्रालय ने मानसून की तैयारियों के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया गया। ये मानसून की तैयारी के लिए किया गया, क्योंकि जब मानसून अब आ रहा है, लगभग लगभग आ ही गया है, तो मानसून जब आता है तो बीमारियां भी साथ लाता है, क्योंकि पानी जगह जगह रुकते हैं, स्टोर होते हैं। ऐसे में मच्छर उत्पन्न होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गंदगी उत्पन्न होती है, जिससे बीमारियां भी पनपती हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत, कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो ये पहल ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। मतलब जब बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम रहता है, समझ लो, तब तक ये चलने वाली है, 2 महीनों तक। और इसके तहत डायरिया स्टॉप डायरिया अभियान भी चलाया जाएगा, तो मतलब डायरिया की भी रोकथाम की जा सके। कुल मिलाकर के एक अवेयरनेस फैलाने के लिए होगा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लद्दाख ने अभी हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता तभी कही जाती है जब 90 या 95% से ऊपर साक्षरता दर हासिल हो जाए। तो अभी लद्दाख में 97% साक्षरता दर हासिल हो चुकी है। तो ऐसे में ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुआ है। उल्लास क्या है? उल्लास का मतलब दोस्तों अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, और इसके तहत इसमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सेल्फ हेल्पिंग जो टीचर्स हैं उनको इसमें कनेक्ट किया गया था, और इसके तहत लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। तो और इस प्रकार से लद्दाख जो है ये साक्षरता हासिल किया 97% प्लस। ओके, ये जानकारी लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी डी मिश्रा, इन्होंने दी है 25 जून को। अगला, हाल ही में 64वीं ISO परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 64वीं ISO परिषद की बैठक का आयोजन अभी नई दिल्ली में भारत में किया गया। ISO बोले तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 64वां इसका काउंसिल का मीटिंग था शुगर और बायो एनर्जी को लेकर के, और इसकी मेजबानी दिल्ली में हुई, भारत मंडपम में, जहां पर G20 हुआ था ना, उसी में हुआ 25 से 27 जून के बीच। इसमें 30 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए, और जब पिछली बार 63वीं लंदन में हुई थी तभी अनाउंस कर दिया गया था कि 64वीं की मेजबानी भारत करेगा। इस बार 64वां संस्करण था, भारत ने मेजबानी किया। ये शुगर संगठन है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो शुगर यानी चीनी, इसके बारे में अगर बात करें तो ब्राजील जो है दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रहे, उत्पादन के मामले में तो हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उपभोक्ता के मामले में हम लोग सबसे ऊपर हैं। कंज्यूम सबसे ज्यादा करते हैं चीनी का, ठीक है, मैक्सिमम चाय के रूप में। चलो, तो फिलहाल 15% चीनी में खपत होता है और उत्पादन में 20% का योगदान करता है भारत। ये बात याद रखना। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में एक मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है केन्या को। केन्या एक देश है, अफ्रीकी देश है, और इसको यूएस ने अपने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तहत मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है। अब ये मेजर नॉन नाटो एलाई का क्या मतलब हुआ? देखो, एक तो आपने सुना होगा संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत अब हो गए हैं 32 देश। अभी आपको पता होगा 31वां देश फिनलैंड और 32वां देश स्वीडन जुड़ा हुआ है नाटो से, नए नए 2 देश जुड़े हैं। तो नाटो तो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है ना, सैन्य संगठन है, और इसका कुछ रूल नियम रेगुलेशन ये है कि इसके जितने भी मेंबर हैं अगर उन पर अटैक होगा तो सभी मेंबर पर अटैक माना जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मिलजुल करके ये सेना को लेकर के होते हैं, संगठन बनाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नाटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो भी यूएस के अच्छे खासे एलाई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाटो के मेंबर नहीं है और नॉन नाटो एलाई हैं, तो क्या वो भी ऐसा सैन्य संगठन है? नहीं, केवल सैन्य संगठन नहीं है, हालांकि डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन उनके साथ है। तो मतलब डिफेंस में भी और सिक्योरिटी के मामले में भी कोऑपरेशन होता है यूएस के साथ। तो अब ऐसे देशों में ही ये केन्या शामिल है।
ठीक है। तो अमेरिका ने केन्या के साथ किया। क्या भारत के साथ ऐसा कुछ अलाइनमेंट है, क्योंकि भारत भी तो नाटो का मेंबर नहीं है? नहीं, भारत के साथ ना नाटो का कोई मेंबरशिप है, ना ही ये नॉन नाटो सहयोगी वाला जो है मामला इसमें है भारत। ठीक है। केन्या के राष्ट्रपति अभी विलियम रूटो अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे मई में, और उसी में अनाउंस किया गया था जो बाइडेन के द्वारा। केन्या कहाँ है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इधर बगल में ही दिख जाएगा आपको केन्या और सोमालिया। ठीक है। आज की वीडियो में केन्या और सोमालिया दोनों पर हम लोग बात करेंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है, सोमालिया की राजधानी देखो मोगादिशु होती है। अभी आगे क्वेश्चन में हम लोग सोमालिया की भी बात करेंगे। तो केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, इसको याद रखना, केन्या ही ये नॉन नाटो एलाई बना है यूएस का। यूएस कहाँ पर है भाई? तो यूएस आप पहुंचोगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। केन्यन शिलिंग यहाँ की करेंसी होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले एआई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने किसको अपना कुलपति नियुक्त किया, यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो कि है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी UAIU, तो इसने अपना नया कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया है प्रोफेसर साइमन मार्क को। प्रोफेसर साइमन मार्क जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखिए ये इंडिया के पहले एआई यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं ये, वाइस चांसलर इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके पास अच्छी खासी डिग्री है। SMU कॉक्स स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किए हैं और PhD किए हैं। इसके अलावा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech किए हैं। आप जानते हो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जब भी आती है IQ ईयर की रिपोर्ट, उसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी यही रहती है। तो फिलहाल भारत की जो पहली AI यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, उसके ये कुलपति होंगे। ध्यान रहे, जो कुलपति होते हैं उन्हें अंग्रेजी में वाइस चांसलर कहा जाता है। तो भाई चांसलर कौन होता है? चांसलर को कुलाधिपति कहा जाता है, और भारत में जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें कुलाधिपति बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति होता है, और जो राज्य की होती हैं यूनिवर्सिटीज उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, जून 2024 में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो अभी जून महीने में ही अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई। इसमें भारतीय टीम ने 11 मेडल जीते हैं। इन 11 में दोस्तों 4 तो गोल्ड शामिल हैं, 2 सिल्वर शामिल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो ये 11 मेडल आए हैं अंडर 17 के तहत। ये 22 से 24 जून के बीच अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुआ, और इसमें गोल्ड विनर की अगर बात करें, क्योंकि मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो गोल्ड पूछा जाएगा, तो दीपांशी, मुस्कान, रजनीता, मानसी लाठेर, इन चारों ने गोल्ड मेडल जीते हैं अलग अलग इवेंट्स में। दोस्तों 20 मिनट शो का जो ये टॉपिक वाइज सीरीज शुरू किया गया है, इसको आप लोग देखिए। इसको आप लोग देख ही नहीं रहे हो, डिमांड करते हो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स नहीं शुरू कर रहे हो, जब आती है तो आप इसको देखते नहीं हो। कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्योंकि वो बेल आइकन नहीं प्रेस किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे ये जो वीडियोज आ रहे हैं इसका भी आप फायदा उठा सको। आज आयोजन सम्मेलन पर वीडियो आएगी, सूचकांक पर 2 वीडियो आ चुकी है, इंडेक्स रैंकिंग पर, इसको जाकर चैनल पर आप लोग देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर के आपका जून तक का सब इंडेक्स कवर कराया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं, किस देश की महिला मीडिया ने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में सोमालिया की महिला मीडिया एक ग्रुप है, उसने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 जीता है। ये ग्रुप है महिला मीडिया की, आल मीडिया ग्रुप है। इसमें एक लोग ट्राइपॉड लेके जाती हैं, एक लोग कैमरा और एक लोग माइक लेते हैं, और ये वहाँ पर न्यूज़ कवर करती हैं। तो सोमालिया की ओनली आल वीमेन मीडिया टीम है ये, इसे ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड मिला है। इस टीम का नाम है टीम बिलन। तो टीम बिलन ने ये अवार्ड जीता है। टीम बिलन को साथियों UNDP ने स्थापित किया था 2021 में, और इसको यूरोपियन यूनियन जो है फंड करता है। तो सोमाली महिला पत्रकारों का की ये टीम है, इसने ये जीता है अवार्ड। सोमालिया को अभी मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया, केन्या के जस्ट बगल में है, राजधानी इसकी मोगादिशु है, राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद है, मुद्रा इसकी सोमाली शिलिंग होती है, केन्या की केन्याई शिलिंग और इसकी सोमाली शिलिंग। ठीक है जी, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोको पायलट टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप हमारी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं।
बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। मैंने कल पूछा था एनटीए की स्थापना कब हुई थी, 2017 में हुई थी। यूनेस्को ने भारत में संगीत का शहर किसे घोषित किया, तो ग्वालियर को। और कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया है। दोनों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा तो आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन सर पूछा गया एग्जाम में। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की संस्तुति पर संसद में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यह भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेजी जाती है, तो टेलीग्राम पर भी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एमजीटी ऐप पर क्विज और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।